फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ एंड फ्लक्स। तो हम ये देखेंगे गॉस लॉ और फ्लक्स, ये इनका जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है उसको यूज करते हुए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड हमने पहले भी देखा है, और वहां पे हमने कूलम्स लॉ और इंटीग्रेशन का यूज किया था। यहां पे हम गॉस लॉ और फ्लक्स का यूज करेंगे। तो ये मेथड क्या है वो देखने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। इस रॉड से r डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट ए है और हमें ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ एंड फ्लक्स। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है, कूलम्स लॉ और इंटीग्रेशन के मेथड से हमने ऑलरेडी ये निकाल रखा है और हमें पता है कि यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर भी हम यही क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम इस क्वेश्चन के हेल्प से ये मेथड सीखेंगे, मेथड, और फिर उस मेथड को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो इस मेथड का पहला स्टेप है स्टेप 1, गेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करनी पड़ती है। जैसे इस केस में हम कैसे गेस करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट यहां लेंगे और हम सिमेट्रिकली एक छोटा सा एलिमेंट यहां लेंगे। तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एलिमेंट के कारण वो इधर होगी, और इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगी, और दोनों का वर्टिकल कॉम्पोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हॉरिजॉन्टल। तो पता चल गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। ये काम पहले भी कर चुके हैं। वैसे ही इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही होगी। ये दोनों पॉइंट एक्चुअली में सेम है। ये आपको लग रहा होगा कि बीच का पॉइंट है और ये बीच का नहीं है, वैसा नहीं है, दोनों ही बीच के पॉइंट है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है और दोनों ही पॉइंट्स के नीचे इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है। वैसे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। वैसे हम यहां पर देखें तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन। तो पहला स्टेप होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करना। अगर हम गेस नहीं कर पा रहे हो तो हम ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, ये इसका ड्रॉबैक है इस मेथड का। एनीवेज, नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 में कुछ हम ऐसा करेंगे, एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। तो हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। गॉसियन सरफेस कोई नई चीज नहीं है, वो एक ऐसा क्लोज सरफेस है, वो एक ऐसा क्लोज सरफेस है जिससे हम फ्लक्स निकालते हैं। तो गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस थ्रू विच वी कैलकुलेट फ्लक्स। दूसरे स्टेप में यहां पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो यहां पे हम इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। दिस इज अ क्लोज सरफेस, क्लोज्ड, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब कुछ लोग सोचेंगे सिलेंड्रिकल ही मैंने क्यों एज्यूम किया, तो उसका रीजन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी आप देखें कि ये मेथड यूज कैसे होता है। तीसरा स्टेप जो कि एक्चुअली में मेन स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तीसरे स्टेप में इस क्लोज सरफेस है जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोल रहे हैं, उससे फ्लक्स निकालेंगे। और जो हमने पहले पढ़ा है उससे हम ये समझ सकते हैं कि इसे फ्लक्स निकालने के दो तरीके, तो हम दोनों तरीके से फ्लक्स निकाल के इक्वेट करेंगे। सो फाइंड फ्लक्स बाय टू मेथड्स and equate the answer. Hit the answer. तो दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे और उनको इक्वेट करेंगे। जैसे आप देखें, जो पहला तरीका है फ्लक्स निकालने का वो तो क्या है, गॉस लॉ वाला, गॉस लॉ। उससे फ्लक्स विल बी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो दैट विल बी, अगर हम ये लेंथ एल ले लें, ये आर ले लें आप, तो जो क्यू इनक्लोज हो जाएगा दैट विल बी लैम्डा इनटू एल। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया पहले मेथड से। अब दूसरे मेथड से हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, दैट विल बी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा ही है कि यहां पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है
हम 3 पार्ट्स में लगाएंगे, टॉप वाले पार्ट के लिए, बॉटम वाले पार्ट के लिए और कर्व्ड वाले पार्ट के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे क्या है। तो इस फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर है, इस फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे है, इस कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरीके से। टॉप सरफेस से जब ई डॉट ए लगाएंगे हम तो विल गेट 0, बॉटम पे लगाएंगे तो भी 0, उसका रीजन हम देख चुके हैं क्योंकि टॉप पे ए ऊपर है और रेक्टिफाइड इधर है परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। और कर्व सरफेस पे जब हम लगाएंगे तो इट विल बी ई, और ए जो है कर्व सरफेस का लिखेंगे दैट विल बी 2 पाई आर इंटू एल। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स यहां से आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। अब काम सिंपल से ये करना है कि ये जो हमने फ्लक्स निकाला है पहले तरीके से और ये जो फ्लक्स निकालना है दूसरे तरीके से, दोनों को इक्वेट करना है। So, दोनों को इक्वेट करने पे विल गेट ई 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, एल से एल कैंसिल हो गया, फ्रॉम हियर विल गेट ए इक्वल्स टू के अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, दिस कैन बी रिटन एज 2k लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा आंसर हो गया, एंड यू कैन सी कि ये आंसर वही है जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था। सो दीज आर 3 स्टेप्स, फर्स्ट गेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा गॉसियन सरफेस अज्यूम करना, और तीसरा दोनों तरीके से फ्लक्स, दो तरीके से फ्लक्स निकाल के उसको इक्वेट करना। लेट्स डू दिस एग्जांपल। यहां पे मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है, शीट इनफाइनाइट शीट मतलब एक शीट है, ये इधर इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। उस पर पॉजिटिव चार्ज है और नोट सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शीट के सामने आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम काम ये करेंगे कि ये जो शीट है उसको हम थोड़ा इस साइड का व्यू बना लेंगे कि हम यहां से देखें, इस साइड से हम देख लें तो ये शीट कैसे दिखेगी। तो ये शीट जो है एक लाइन की तरह दिखेगी हमें, समथिंग लाइक दिस, जिसकी एक रॉड दिखता है। तो हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमें ये शीट ऐसी दिखाई देगी। ऐसे बनाने से क्या होगा, इसको सॉल्व करना समझेगा। तो प्लीज इसको रॉड ना समझे, ये भी शीट ही है, वो दिख रही है आपको एक रॉड की तरह। अब सबसे पहला स्टेप हम यूज करेंगे यहाँ पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है। स्टेप 1 जो है वो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका डायरेक्शन गेस करना बहुत ही आसान है। एक एलिमेंट आप ऊपर ले लें और एक एलिमेंट आप नीचे ले लें सिमेट्रिकली। इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी और इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऊपर होगी। दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और बचेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। वैसे इस पॉइंट पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। ये सारे पॉइंट्स एक ही हैं देखा जाए तो, क्योंकि इन सब के ऊपर इनफाइनाइट शीट है और नीचे भी इनफाइनाइट। वैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, ये डायरेक्शन हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला स्टेप हमने अचीव कर लिया है। दूसरा स्टेप जो है उसमें हम गॉसियन सरफेस लेंगे जिससे बाद में हम फ्लक्स निकालने वाले हैं। यहां पे जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे, हालांकि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो कई तरीकों से लिया जा सकता है, पर एक सिंपल चॉइस हम कुछ ऐसा लेंगे। तो ऐसा गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्यूबॉइडल। दिस इज माई गॉसियन सरफेस। तीसरा स्टेप जो है, जो कि मेन स्टेप है, कि इस गॉसियन सरफेस से हम दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। तो पहला तरीका हमारा गॉस लॉ वाला, जो कि बहुत आसान है। तो गॉस लॉ से फ्लक्स हो जाएगा हमारा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो हम ले लेंगे अगर क्यूब का एरिया अगर A है, अगर क्यूब का एरिया हम A ले लें, क्यूब का एरिया, तो जो चार्ज इंक्लोज होगा दैट विल बी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। तो क्यूब के एक फेस का एरिया मैंने A ले लिया, तो आप देखेंगे कि शीट जो अंदर कैप्चर्ड है उसका एरिया भी A ही होगा, तो उस पर जो चार्ज है दैट इज सिग्मा इंटू A। अब दूसरे तरीके से हम फ्लक्स निकालेंगे, ये हमेशा थोड़ा सा लंबा होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर से। तो अब ध्यान दें, E वेक्टर डॉट A वेक्टर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें A वेक्टर देखना पड़ेगा कि कहां पे कैसे है वो। तो इस फेस के लिए A वेक्टर ऊपर है, इस फेस के लिए A वेक्टर नीचे है, इस फेस के लिए A वेक्टर इधर है और इस फेस के लिए A वेक्टर इधर है। फ्रंट वाले फेस के लिए A वेक्टर बाहर है और पीछे वाले के लिए अंदर है कंप्यूटर के, उसको बनाना पॉसिबल नहीं। तो अब जब हम ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो टॉप वाले फेस के लिए
जीरो आएगा। क्यों टॉप वाले के लिए जीरो आएगा? क्योंकि ए ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर टू जीरो। बॉटम वाले फेस के लिए भी जीरो है, ए नीचे और ई इधर की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर, ई और ए परपेंडिकुलर। वैसे फ्रंट और बैक, फ्रंट के लिए भी जीरो और बैक वाले फेस के लिए भी जीरो आएगा। स्क्वायर क्यूबॉइडल सरफेस का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आप उसको रेफर करें तो आपको और क्लियर होगा। अब बचा ये फेस, ये फेस बचा और ये फेस बचा, ये दो फेस। इस फेस को आप देखें, इस फेस में ई और ए दोनों इधर है, ई के लिए तो हमें पता नहीं है, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा इसके लिए ई इंटू ए। और ये वाला जो फेस है इसमें भी ई और ए इधर है, तो इसमें टर्म आ जाएगा ई इंटू ए। टोटली वी विल हैव 2e इंटू ए। द फाइनल थिंग कि ये जो फ्लक्स आया है और ये जो है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने पे आ जाएगा 2EA विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम हियर विल गेट ए से कैंसिल, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट विल बी द आंसर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये आपको याद होना चाहिए, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाला है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शीट से हम कितने भी दूर चले जाएं, कितने भी दूर, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। इसमें सभी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट और सिग्मा एक शीट के लिए तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसका मतलब है कि शीट से कितने भी दूर हम जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ये जो केस है शीट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम और डीपली एनालाइज करेंगे। लेट्स सी। तो एक इनफाइनाइट शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इस तरह बनाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर जगह पे लाइंस के बीच की स्पेसिंग जो है वो सेम है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, वैल्यू ऑफ ई सेम एवरीवेयर, क्योंकि सब हर जगह पे लाइंस के बीच की स्पेसिंग सेम है। और ये सही बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब हम कितने भी दूर चले जाए हर जगह पे वैल्यू सेम होगी, ई की मतलब स्पेसिंग भी सेम है। तो इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ऐसा बोलते हैं कि इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें एक सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का, उसका रेडियस है आर, उसके वॉल्यूम में चार्ज है यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म। कभी आपको दिया नहीं गया कि चार्ज कैसा है, तो हम जनरली यूनिफॉर्म ही मानते हैं उसको। इसका रो दिया हुआ है आपको, क्योंकि वॉल्यूम पे चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि इसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए लेना है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। वही पुराना 3 स्टेप। स्टेप 1 में हम डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पे आपको क्या लगता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? फिर से वही काम, एक एलिमेंट हम ऊपर लेंगे, एक एलिमेंट हम नीचे लेंगे, दोनों के कारण वर्टिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगी। वैसे इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, इधर भी हॉरिजॉन्टल, इधर भी हॉरिजॉन्टल। जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली में सेम ही हैं, क्योंकि सबके ऊपर इनफाइनाइट सिलेंडर है और सबके नीचे इनफाइनाइट सिलेंडर। वैसे इधर भी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर आएगी, लाइक दिस। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमारा दूसरा स्टेप है गॉसियन सरफेस एज्यूम करना। गॉसियन सरफेस मतलब वो सरफेस जिससे हम फ्लक्स निकालेंगे। तो आप समझ ही रहे होंगे शायद कि यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो हमने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, जिसकी लेंथ हमने एल ले ली, ये एल बाद में कट जाता है। नाउ द मेन स्टेप विच इज स्टेप 3, इसमें हम क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे 2 तरीके से। पहला तरीका जो है वो गॉस लॉ वाला, तो उससे फ्लक्स आएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब व्हाट इज दिस क्यू इनक्लोज्ड? क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है ये व्हाइट गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है, वो जो चार्ज है वो इस बंद सिलेंडर पे है, तो वो कितना होगा? तो दैट विल बी रो इनटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसका वॉल्यूम? इस क्लोज सिलेंडर का वॉल्यूम है ये, इस क्लोज सिलेंडर का वॉल्यूम, इतने सिलेंडर का वॉल्यूम, इतने सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वो कितना लिखेंगे हम? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू ए लेंथ एल, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल भी, लेकिन लोग यहीं पे गलती करते हैं। अब दूसरे तरीके से फ्लक्स निकालेंगे एंड दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है हमेशा ही। तो जैसा हमने देखा है कि हमेशा हम पहले ए वेक्टर पे अटैक करते हैं, उसकी डायरेक्शन पे।
तो इस फ्लैट पार्ट के लिए जो ए वेक्टर है वो ऊपर है, बॉटम पार्ट के लिए ए वेक्टर नीचे है, और कर्व पार्ट के लिए जो ए वेक्टर है वो इधर की तरफ है, एज यूजुअल हमेशा की तरफ। ना तो ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर टॉप पार्ट के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि ए और ई परपेंडिकुलर है, बॉटम पार्ट के लिए भी 0 हो जाएगा क्योंकि ए नीचे ई इधर परपेंडिकुलर। तो बचा सिर्फ कर्व पार्ट के लिए, तो सिर्फ कर्व पार्ट के लिए ही इसको इफेक्टिव लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर फॉर कर्व पाथ, नॉट कर्व पाथ, कर्व सरफेस, सिलेंडर के कर्व सरफेस पे ही हम इसको लगाएंगे, बाकी दोनों पे लगाने पे तो क्या आ रहा है 0। ई की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और जो एरिया है वो एरिया किसका एरिया है, यहां पे लोग बहुत गलती करते हैं। ये जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच फ्लक्स इज कैलकुलेटेड। इस फॉर्मूले में जो एरिया है वो सरफेस का एरिया होता है जिससे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, जब पहली बार मैंने ये फॉर्मूला लिखा था तब भी मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, आप देखें अगर आपको याद नहीं है तो मतलब हम किसका एरिया लिखेंगे यहां पे, इस व्हाइट कर्व सरफेस का, ये फ्लक्स उस व्हाइट कर्व सरफेस से निकाला जा रहा है, तो इस व्हाइट कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, प्लीज नोट दैट एरिया विल बी ये पेरीमीटर इंटू ये लेंथ, दैट विल बी 2 पाई कौन सा आर, इसका पेरीमीटर लिख रहे हैं 2 पाई आर स्मॉल आर इंटू एल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे लोग गलती करते हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए जो है इस कर्व सरफेस का एरिया है, दैट इज दिस पेरीमीटर इंटू दिस लेंथ। ये जो पेरीमीटर है वो हमने लिखी है 2 पाई आर और लेंथ एल। और फाइनल काम है कि इस फ्लक्स को और इस फ्लक्स को इक्वेट करना, तो लेट्स डू दैट। विल गेट E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखें कि ऐसे पाई जो है वो कैंसिल हो रहा है, एल भी कैंसिल हो रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ E इज रो आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आप नोट करें कि व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर ए ज्यादा होगा तो ई की वैल्यू कम होगी, ये एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं। डज इट मेक सेंस? इट मेक सेंस। आर ज्यादा होने का मतलब है कि हम दूर जा रहे होंगे, और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगा ही। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर आउटसाइड, उसके बाहर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन वाला ही सॉल्यूशन है हमारे पास, बट हमें क्या करना है कि पहले हमने इस सिलेंडर के बाहर फील्ड निकाली है, अब हमें इस सिलेंडर के अंदर ही ये पॉइंट लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, और इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो पहले हमने बाहर निकाला था, अब अंदर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द डिफरेंस। काम वही करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो एज यूजुअल राइट की तरफ होगी। ऐसा क्यों? एक एलिमेंट ऊपर लेंगे और एक एलिमेंट नीचे लेंगे, दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। जैसे और ऊपर वाला पॉइंट है तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, और नीचे वाला पॉइंट ले तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही। इस तरीके से कुछ आएगा। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली में सेम ही हैं, वैसे इधर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में हम गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉसियन सरफेस आप समझ ही होंगे कि हम यहाँ पे कैसे लेंगे। तो विल टेक अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। अब लास्ट स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप 3, उसमें हम फ्लक्स निकालेंगे 2 तरीके से। तो पहला तरीका है हमारा गॉस लॉ से निकालने का। तो गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकालेंगे तो टू बी क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो अब इसमें क्यू इनक्लोज का क्या मतलब है कि क्यू इनक्लोज का मतलब है कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज। तो इस व्हाइट गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज इनक्लोज है, दैट विल रो इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? ये वाला वॉल्यूम लिखा जाएगा, ये वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम होगा कितना? ध्यान से देखें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये लेंथ,
जो कि हम L ले सकते हैं। तो इट विल बी पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू L। तो हमारा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन फ्लक्स आ गया। अब दूसरा तरीका जो फ्लक्स निकालने का है दैट इज E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो हमेशा की तरह टॉप पार्ट पे E डॉट A 0 हो जाएगा, बॉटम वाले पार्ट पे भी 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ कर्व पार्ट की बात कर रहे होंगे, यहां से जाएगा E। एंड व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ सरफेस जिससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, और फ्लक्स हम इस गॉसियन सरफेस निकाल रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है, और वो भी कर्व पार्ट वाला, क्योंकि ऊपर से तो E डॉट A 0 हो गया है, नीचे से भी E डॉट A 0 हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा कर्व सरफेस का? ध्यान दें, इसमें लोग गलती करते हैं। इसका एरिया क्या होगा? वो होगा ये पेरीमीटर, ध्यान दें, एरिया नहीं, पेरीमीटर इंटू ये लेंथ, दैट विल बी रिटन एज 2 पाई r इंटू L। दैट इज द एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस, एरिया 2 पाई r इंटू L। अब फाइनल काम इन दोनों फ्लक्स को इक्वेट करना। तो इक्वेट करेंगे तो विल गेट E 2 पाई r L इक्वल्स टू रो पाई r स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L कैंसिल, r का से एक पावर कैंसिल, पाई कैंसिल। So from here E is equals to rho r upon epsilon naught. So this is our answer. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, अगर हम थोड़ा इसको डीपली एनालाइज करें कि r जब 0 होगा, r 0, तो E भी क्या होगा? 0। इसका मतलब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक्सिस पे फील्ड 0 है। और फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा जैसे E भी बढ़ेगा, मतलब हम जैसे जैसे एक्सिस से दूर जा रहे हैं एक्सिस से, तो E क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, उसके इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकाली, आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाली। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, उसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है दो पार्ट में आएगा, एक क्योंकि अंदर के लिए अलग फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का और बाहर के लिए अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा वो, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। उसमें E और R जो है वो प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। R के बढ़ने पे E भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ आएगी। फिर जब हम बाहर जाएंगे आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम दूर जाएंगे तो R बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। And you can also see the maximum electric field is at the surface of the cylinder. Let's do this question now. ये भी एक सिलेंडर है यूनिफॉर्मली चार्ज, लेकिन ये हॉलो सिलेंडर है। नोटेड, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो। तो जो चार्ज है पॉजिटिव वो उसके सरफेस पे हो सकता है, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए चार्ज जो है उसके सरफेस पे ही है, और हमें रो दिया गया उसका, सॉरी सिग्मा दिया गया। तो पहले हमने सॉलिड सिलेंडर का केस देखा, अब हम हॉलो सिलेंडर का केस देख रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि हमें इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो व्हाट विल यू डू? द प्रोसेस वही घिसा पिटा प्रोसेस है, सेम टू सेम। स्टेप वन में हम डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, एज यूजुअल। वो जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर ही आएगी विथ एग्जैक्टली सेम लॉजिक, और इधर की तरफ इस डायरेक्शन। और दूसरे स्टेप में हम गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि सिलेंड्रिकल होगा और इस तरीके का होगा, सेम एज बिफोर। एंड द लास्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 3 में फ्लक्स दो तरीके से निकाला जाएगा। पहला तरीका गॉसियन लॉ, दैट इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज इनक्लोज्ड है, वो कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा इनटू एरिया। ये एरिया कौन सा एरिया है? अब ध्यान दें, ये जो सिलेंडर फंसा हुआ है अंदर, उस पे चार्ज इनक्लोज निकाल रहे हैं, वो इस गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज निकाल रहे हैं, और जो चार्ज इनक्लोज है वो इस फंसे हुए सिलेंडर पे, तो होगा सिग्मा इनटू इस फंसे हुए सिलेंडर का एरिया। वो एरिया कितना है? अब ध्यान दें, दैट एरिया इज 2 पाई कैपिटल R इंटू L। ये वाला पेरीमीटर और ये वाला लेंथ, 2 पाई R इंटू L, दैट इज द एरिया। अब फ्लक्स को दूसरे तरीके से निकालेंगे, E वेक्टर डॉट A वेक्टर।
तो ऑब्वियसली ये कर्व पार्ट पे ही आएगा, बाकी पार्ट पे 0 हो जाएगा। ई हमें निकालना है एरिया। ये जो एरिया, ये किसका एरिया है? प्लीज नोट, ये एरिया अलग चीज थी और ये एरिया अलग चीज थी। ये जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ रीजन, जिससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स तो हम गॉसियन सरफेस से निकाल रहे हैं। तो इस कर्व सरफेस का, ये व्हाइट कर्व सरफेस का एरिया, व्हाइट कर्व सरफेस का, तो कैसे निकलेगा? ध्यान दें, ये पेरीमीटर, दिस पेरीमीटर इनटू दिस लेंथ, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल r इनटू l। नाउ फाइनल थिंग इज कि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों को इक्वेट करेंगे, तो विल हैव E इनटू 2 पाई RL will be equals to sigma upon epsilon 2 pi RL. L cancel, 2 pi cancel. E equals to sigma capital R upon epsilon upon R. So this is my answer. So this formula tells me कि अगर R ज्यादा होगा तो E कम होगा। सेंसफुल, R ज्यादा मतलब मैं दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी ही चाहिए। वही हॉलो सिलेंडर है हमारे पास, और शायद आप समझ ही गए होंगे कि पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के बाहर निकाली, हॉलो सिलेंडर के, अब हमें अंदर निकालनी है। और डिस्टेंस ऑफ आर, ये पॉइंट है ए, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फिर से वही काम सेम टू सेम, पहले स्टेप में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन जो है सेम लॉजिक से इधर 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 आएगी, क्योंकि एक कॉम्पोनेंट हम ऊपर ले सकते हैं, एक एलिमेंट ऊपर ले सकते हैं और एक नीचे, दोनों का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कैंसिल। कुछ लोग को ये भी लगता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी आनी चाहिए, जो मैंने बनाई है उसकी इनवर्स, लेकिन दैट डजंट मैटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी कैलकुलेट करने पे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। वैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, फिर दूसरे स्टेप में हम गॉसियन सरफेस लेंगे, जो कि एज यूजुअल इस तरीके से होगा, उसकी जो लेंथ है ये L। फिर द लास्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्लक्स दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो Q इनक्लोज जो है वो क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज 0 है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर था, हॉलो और गॉसियन सरफेस उसके अंदर है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो Q इनक्लोज्ड इज 0, 0 आ गया। अब दूसरी तरीके से निकालेंगे तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और ये जो चीज है वो टॉप सरफेस पे 0 आएगी हमेशा की तरह, बॉटम वाले पे 0 आएगी और बचेगी सिर्फ कर्व पे, तो इसको हम लिख सकते हैं E इंटू A किसका एरिया है? वो इस कर्व, व्हाइट कर्व सरफेस का एरिया है, उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना ही आंसर आ जाएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम क्या करेंगे? इन दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे, और आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो विल गेट E इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, कि इस हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इस हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट स्लैब है, जिसको हम थिक शीट बोल सकते हैं। अब देखा जाता है ये थिक स्लैब की तरह या थिक शीट की तरह है, जिसकी थिकनेस ये है, और ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन इनफिनिटी तक जा रही है। तो ये इनफाइनाइट शीट का जो क्वेश्चन में पहले किया था उससे मिलता जुलता है, बस आप सोच सकते हैं कि वो जो शीट थी उसको थिकनेस मिल गई है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे आपको इसका रो भी दिया हुआ है। काम ये करना है कि इस शीट के सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो व्हाट टू डू? ये क्वेश्चन इनफाइनाइट शीट का जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो जैसा हमने वहां पे किया था, वैसे हम यहाँ पे इस शीट का एक दूसरा व्यू बनाएंगे, इधर से देखते हुए। अगर हम इधर से इसको देखेंगे तो ये किस तरीके का दिखेगा वो हम बनाएंगे, उसको बनाने के बाद सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इधर से देखने पे ये जो थिक स्लैब या शीट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। आई होप यू एग्री टू दिस। ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ऊपर नीचे, कंप्यूटर के बाहर भी इन्फिनिटी तक और कंप्यूटर के अंदर भी इन्फिनिटी तक। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो काम बिल्कुल वही करेंगे। स्टेप 1, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल आप समझ ही गए होंगे कि इधर की तरफ होगी। ऊपर एक एलिमेंट लेंगे, नीचे एक एलिमेंट लेंगे, दोनों के कारण वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल। जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, इधर भी पीछे, इधर भी पीछे, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू टेक गॉसियन सरफेस। अगेन एज यूजुअल बिल्कुल सेट पैटर्न है, वही फॉलो करना होता है हमें। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम कैसा लें?
तो इस तरीके का हमने क्यूबॉइडल शेप का गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस। इनफाइनाइट शीट के केस में भी हमने ऐसा ही किया था। थर्ड स्टेप विल बी द मेन स्टेप कि हम दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। पहले गॉस लॉ से निकालेंगे, दैट विल बी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड होगा दैट विल बी हाउ मच। अब देखें, अगर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम ए ले लें तो वैसे ये एरिया भी क्या हो जाएगा, ए। तो इसके अंदर अब जो स्लैब फंसी हुई है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए ही होगा। तो जो क्यू इनक्लोज्ड होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर दैट विल बी रो इनटू ए इनटू स्मॉल ए। ये वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, उस स्लैब का जो अंदर बंद है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और उसकी थिकनेस ए। दिस इज माय फ्लक्स बाय फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड से ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो हम कई बार कर चुके हैं, तो मैं फंडा रिपीट नहीं करूंगा। तो एक इस सरफेस के लिए आएगा टर्म और एक इस सरफेस के लिए आएगा, बाकी सब के लिए जीरो हो जाएगा। इसके लिए ई इंटू ए और इसके लिए भी ई इंटू ए टू ई ए। अब जो नेक्स्ट काम है सिंपल सा, वो इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट। तो फ्रॉम द इफ वी इक्वेट देम विल गेट दिस, ये कैंसिल हो गया तो ई विल कम आउट टू बी रो ए अपॉन टू एप्सिलॉन। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये आंसर है हमारा। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है या जो भी आंसर आया है, फॉर्मूला इसलिए नहीं बोलना चाहता मैं इसको क्योंकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इंडिपेंडेंट आई है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मतलब बाहर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि आर का टर्म तो आ ही नहीं रहा। ऐसा ही इनफाइनाइट शीट के केस में भी हुआ था और वही इनफाइनाइट स्लैब के केस में भी हो रहा है। ये क्वेश्चन देखें, ये इनफाइनाइट स्लैब है, दिस इज इनफाइनाइट स्लैब। जो लास्ट क्वेश्चन में था वही स्लैब है। ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, कंप्यूटर के बाद इन्फिनिटी तक आ रहा है, कंप्यूटर के अंदर इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये जो थिकनेस है लास्ट क्वेश्चन की तरह ये ए है। पहले हमने शीट के बाहर फील्ड निकाली थी, अब हमें अंदर निकालना है, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसा किया। तो हमें अंदर आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर फॉलो द सेम मेथड। फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अब मैं लिख नहीं रहा हूं, पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, यहाँ पे भी 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 इधर होगी। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी कुछ लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बना ली। फिर दूसरा स्टेप होता है गॉसियन सरफेस बनाना। तो हमने ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिया क्यूबॉइडल। पहले ये क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस हमने बाहर लिया था, मतलब थोड़ा बड़ा था, बाहर की तरफ था। अभी हमने पूरा का पूरा अंदर लिया, जैसा आप समझ पा रहे होंगे। अब लास्ट स्टेप जो कि मेन स्टेप है कि हमें फ्लक्स निकालना है दो तरीके से। तो पहला तरीका जो फ्लक्स निकालने का दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना क्यू इनक्लोज्ड है वो कैसे आएगा, दैट विल बी रो इनटू ये वाला वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। ये वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, ये एरिया अगर हम ये वाला जो एरिया है उसको अगर हम ए लिख लें तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी दिस एरिया इनटू ये लेंथ, दैट विल बी ए इनटू 2r। क्यू इनक्लोज रो इनटू वी, ये जो है वो v है। v कैसे लिखा हमने, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये लेंथ दैट इज 2r। और दूसरा तरीका है फ्लक्स निकालने का दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इससे जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो विल गेट 2EA, ई इंटू ए इसके लिए और ई इंटू ए इसके लिए, बाकी सबके लिए जीरो आ जाएगा अगर आप सोचे देखेंगे तो। अब फाइनली हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इफ यू इक्वेट दीज टू यू विल गेट ई एज रो और अपॉन एप्सिलॉन एंड दिस विल बी आवर आंसर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं जैसे जैसे अंदर दूर जाऊंगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। So this is the simple solution. Choice of Gaussian surface. तो हमने
बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से। तो आपने देखा कि उन सब में हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। कभी हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया और कभी हमने क्यूबॉइडल लिया। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों करते हैं हम, कुछ केस में सिलेंड्रिकल ले रहे थे, कभी क्यूबॉइडल ले रहे थे, उसका क्या रीजन है? तो वही हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ लोगों को कम समझ में आता है। तो लेट्स सी इट वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, इसे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है व्हाइट रंग का, और यहां पे मैंने क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस बनाया है व्हाइट रंग का। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने ये वाला सरफेस चूज किया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसा सरफेस हमने सिलेंडर के लिए नहीं लिया था, हमने सिलेंडर के लिए ये वाला गॉसियन सरफेस चूज किया था। तो सर क्या लॉजिक है उसको समझने के लिए आप इन दोनों ही सिचुएशन को टॉप से देखें। दोनों ही को टॉप से देखेंगे, टॉप से ये सिचुएशन दोनों में कैसे दिखेगी। तो टॉप में ये सिचुएशन इस तरह की दिखेगी, और ये जो सिचुएशन है अगर हम उसको टॉप से ऊपर से देखेंगे तो इस तरह की दिखेगी। टॉप से देखेंगे तो ये एक सर्किल दिखेगा, सर्किल, और ये गॉसियन सरफेस भी एक सर्किल दिखेगा। इसको टॉप से देखेंगे तो ये एक सर्किल दिखेगा, और ये जो क्यूबॉइड है वो एक रेक्टेंगल दिखेगा, लाइक दिस। अब इस सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे बनाए दोनों जगह पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरह से सिलेंडर से रेडियली निकल रही होंगी। अब देखिए जरा यहां पे आप कि एरिया का भी अगर हम डायरेक्शन बना लें यहां पे एरिया का, तो यहां पे एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, रेडियली आउटवर्ड। और यहां पे अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या नजर आ रहा है आपको इन दोनों में? इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, हर जगह पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। इसके कारण क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप फ्लक्स निकालेंगे इस मेथड से, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो एक्चुअली में दिस विल बी ई ए कॉस थीटा। और यहां पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल टू ई एन ए। ई और ए के बीच का एंगल क्या हो गया है? जीरो। तो ये जो है दिस कम्स आउट टू बी ई इंटू ए, जो कि बहुत सिंपल हो जाता है। इस केस में अगर आप फ्लक्स लिखेंगे तो यहां पे भी आएगा ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान दें यहां पे एरिया वेक्टर इस जगह पे अगर देखें तो ए और ई पैरेलल है, बट यहां पे ए और ई पैरेलल नहीं है, यहां पर ए और ई पैरेलल नहीं है, यहां पर ए ई पैरेलल नहीं है। तो हर जगह पर यहां पर ए और ई पैरेलल नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहे हैं, एंगल। सो वो एंगल का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जिसके कारण ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और वो भी ये जो एंगल है यहां पे कुछ है, यहां पे जीरो है, यहां पे कुछ और है। तो हर जगह पे जो एंगल है ई और ए के बीच का वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज फर्दर अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा है। यहां पे तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। यहां पे तो हमें फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? इस गॉसियन सरफेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लें, जैसे कि अगर हम ये पॉइंट ले लें और ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट अलग डिस्टेंस पे और ये पॉइंट अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे है और ये अलग डिस्टेंस पे, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी तो ये फॉर्मुला यूज नहीं कर पाएंगे, हमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। जबकि यहां पे ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक है बिल्कुल इस सिलेंडर के राउंड। तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, दोनों की सिलेंडर से डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह सेम है, इसलिए हमें ये फॉर्मुला यूज करने की आजादी है, इंटीग्रेट करने की यहां जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये वाला गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, ये वाला गॉसियन सरफेस चूज नहीं करते। टेक्निकली थियोरेटिकली ये गॉसियन सरफेस भी लिया जा सकता है, बट उससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, बिकॉज इट विल गेट टू कॉम्प्लिकेटेड, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम ऐसा गॉसियन सरफेस लें तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो हमेशा हम दिमाग ला के ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। अब जैसे आप ये वाला केस देखिए, शीट में हमने ऐसा गॉसियन सरफेस लिया, ऐसा नहीं लिया, क्योंकि शीट में ऐसा गॉसियन सरफेस लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसा कि आप देखें, तो सबसे पहला काम तो यही करें कि ये दोनों सिचुएशन को टॉप से देखें। तो इसको टॉप से देखेंगे तो ये जो शीट है वो इस तरीके से दिखाई देगी, और ये जो गॉसियन सरफेस है वो रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब फिर से इन दोनों की फील्ड लाइंस बनाते हैं और देखते हैं कि वो कैसी होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शीट से कुछ इस तरीके से निकल रही होगी।
अब एरिया वेक्टर की भी बात कर लें, तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से, यहां पे एरिया वेक्टर इस तरीके से, ऊपर एरिया वेक्टर इस तरीके से। इस गॉसियन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली होगा, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर दोनों से, तो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से एरिया वेक्टर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज नहीं करते। क्योंकि ये गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो हमेशा इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। और यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है इस सरफेस के लिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण फ्लक्स 0 हो जाता है और यहाँ पे थीटा 0 आने से कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। इसलिए इस केस में ये गॉसियन सरफेस लेना आसान होता है और इसमें ये लेना आसान नहीं होता है। टेक्निकली ये गॉसियन सरफेस लिया जा सकता है पर इससे कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि हम कर नहीं पा पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देख सकते हैं कि सिलेंडर के केस में हम ये गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंडर का, और शीट के केस में क्यूबॉइडल। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने सिलेंडर या शीट जैसे स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है गॉस लॉ का यूज करते हुए, हमें स्फीयर पे निकालेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गॉस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शायद। तो ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है हर जगह पे यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पे हमें रो दिया हुआ है, उसका रो दिया हुआ है, और उससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जबकि इस स्फीयर का रेडियस इज r। तो व्हाट विल वी डू, वही 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेस करना। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक एलिमेंट हम ऊपर ले सकते हैं और एक एलिमेंट नीचे, दोनों के कारण वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बचेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वैसे अगर आप यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, ऊपर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो ये पहला स्टेप हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत सारी जगहों पे निकाल ली। दूसरा स्टेप है गॉसियन सरफेस एज्यूम करना, जिससे कि हम फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां पे आप समझ ही रहे होंगे कि हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, तो ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया यहां पे। अब तीसरा स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि हम फ्लक्स निकालेंगे दो तरीके से। तो पहले हम गॉस लॉ से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो गॉस लॉ से फ्लक्स होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनक्लोज्ड क्या है, ये तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो है, पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है पूरा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज चार्ज ऑन द स्फीयर, इसको क्यू स्फीयर लिख लें। और फिर दूसरे तरीके से फ्लक्स निकालेंगे तो दैट विल बी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो उसके लिए आज यूजुअल पहले हम ए वेक्टर की डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस गॉसियन सरफेस पे ए वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो ए और ई पैरेलल होंगे, ए और यहां पैरेलल, ए और यहां पैरेलल, यहां पैरेलल, यहां पैरेलल, तो हर जगह पे ए और ई पैरेलल है। तो हम इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हटाया जा सकता है, तो इट विल बिकम ई इंटू ए। ई तो हमें निकालना ही है, और जो ए है वो किसका ए है, ये उस सरफेस का ए है जिससे फ्लक्स निकाला जा रहा है, मतलब गॉसियन सरफेस का। ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है दैट विल बी रिटन एज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। और फाइनल थिंग, इन दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो यू विल सी दैट कि ई जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्फीयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, सो दैट इज के क्यू स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। यानी कि एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से दी जाएगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि ये फॉर्मूला आपने पहले देखा है। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला भी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज के लिए। वही फॉर्मूला हमारे पास यहां पे आया है एक सॉलिड स्फीयर के लिए। सो इट्स वेरी इजी टू कीप इन माइंड कि एक पॉइंट चार्ज और एक सॉलिड स्फीयर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सेम होती है, सेम।
नाउ डू दिस केस, ये वही स्फीयर है लास्ट क्वेश्चन वाला। पहले हमने इस सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब क्या करना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी, यहां पे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंगल पे। सिमेट्रिक आप सोच पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसे बना रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ यही प्रोसेस यूज किया था। सेकेंड स्टेप है हम गॉसियन सरफेस लेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिया, दिस ग्रीन कलर्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। नाउ द फाइनल स्टेप, फ्लक्स निकाला जाएगा। गॉस और फ्लक्स होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो क्यू इनक्लोज इज की गॉसियन सरफेस के अंदर, ग्रीन गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है, उस चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं? उस चार्ज को लिखा जा सकता है रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, ये आर है। और दूसरी तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई के लिए तो हमें निकालनी है, और ए वेक्टर पे हमें पहले ही देखना चाहिए था कि उसका डायरेक्शन किधर है। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम देखें तो इधर की तरफ है ए वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो ए वेक्टर और ई वेक्टर, ए वेक्टर और ई वेक्टर, ए वेक्टर और ई वेक्टर, ए और ई सब पैरेलल है, हर जगह पे ए और ई पैरेलल है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट गायब हो गया है और हमारे पास यहाँ पे आ गया है ई इंटू ए। ई हमें निकालना है, ए जो है वो किसका एरिया है? और मैं रिपीट कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस का एरिया। इस गॉसियन सरफेस का एरिया जो होगा दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब फाइनल काम इज कि इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हमें, फाइनल काम इज कि इन दोनों फ्लक्स को हमें इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इफ वी इक्वेट दीज टू वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज, आप इक्वेट करके देखें, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी मस्ट रिमेंबर। This is the formula for electric field for inside a uniformly charged sphere. इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जरा देखिए आप, रो को लिख सकते हैं टोटल चार्ज जो स्फीयर पे है वो, डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट के क्यू स्फीयर आर अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसी फॉर्मूले का, दोनों एक ही है बट कभी कभी ये यूज होता है, कभी कभी ये यूज होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। तो हमने अब इस सॉलिड स्फीयर के बाहर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है और अंदर की भी निकाल ली है। अब एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे शायद कैसा ग्राफ। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होगी। तो वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ग्राफ बनाना है जब हम यहां से दूर जा रहे हैं। तो इसका ग्राफ जो है वो 2 पार्ट में बनेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ अलग है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ अलग है। अंदर का जो फॉर्मूला है दैट इज ई इंटू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जो हमने अभी यहां निकाला है, और बाहर का जो फॉर्मूला है दैट इज ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखें कि स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह है, लेकिन अंदर पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है, अंदर कुछ अलग ही फॉर्मूला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो होती है वो पॉइंट चार्ज की तरह होती है, अंदर नहीं, अंदर अलग है, जैसा आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द ग्राफ, तो अगर हम अंदर का ग्राफ बनाएंगे तो आर के बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यू कैन सी दिस प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन, मतलब हम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिर हम जैसे दूर जाएंगे और बाहर दूर जाएंगे तो आर जो है वो
बढ़ेगा इस फॉर्मूले में, तो ई जो है वो कम होगा. ग्राफ लाइक दिस, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा. और ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अंदर के लिए है और ये बाहर के लिए. तो एक्चुअली सरफेस पे जो वैल्यू है ई की, सरफेस पे, अब दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगी और वो आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर. दोनों ही फॉर्मूले से आप निकाल के देखें वो सेम ही आएगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सरफेस. सेंटर से सरफेस तक आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है सॉलिड स्फीयर के लिए. ये पूरा जो ग्राफ है ये बिल्कुल सेट होना चाहिए आपके दिमाग में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और हमने सॉलिड स्फीयर की बात की, अब हम हॉलो स्फीयर की बात करेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है. यूनिफॉर्मली चार्ज, ये हॉलो स्फीयर है, उसके सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है, यूनिफॉर्म चार्ज है, उसकी रेडियस आर है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो क्या करेंगे हम, वही अपने स्टेप्स रिपीट करेंगे. तो पहला स्टेप हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहां पे वो कुछ इस तरीके से आएगी. यहां पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने सॉलिड स्फीयर में किया था, बिल्कुल वही सारी चीजें रिपीट होगी यहाँ पे. तो इसको क्विकली कर लेंगे थोड़ा. सेकेंड स्टेप में हम गॉसियन सरफेस लेंगे. तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस. और फाइनल स्टेप में हम फ्लक्स निकालते हैं. तो फ्लक्स विल बी Q enclosed upon epsilon, where this Q enclosed is Q on the sphere. और दूसरे तरीके से फ्लक्स निकालेंगे तो दैट विल बी E वेक्टर डॉट A वेक्टर. तो इसको भी हम लिखेंगे तो विल गेट E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो वंस अगेन यू विल गेट E एज K Q अपॉन R स्क्वायर. तो नोट करें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो बिल्कुल वैसी ही आई है जैसे कि सॉलिड स्फीयर की आई थी. तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट चार्ज, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, इन तीनों ही के लिए इलेक्ट्रिक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, एक चीज और भी आप ध्यान रखें जिसमें लोग गलती करते हैं कि ये जो आर ले रहे हैं हम, आर, ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. लेकिन कहां से, स्फीयर के सेंटर से. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. कुछ लोग गलती करते हैं आर को सरफेस से लेते हैं, दैट इज रॉन्ग. आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. लेट्स डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वही हॉलो स्फीयर हमारे पास, और माइंड इट कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. अब इस हॉलो स्फीयर पे सरफेस पे चार्ज है जैसे पहले था. पहले हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है वेयर कैपिटल आर इज द टोटल रेडियस. तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर. तुम क्या करेंगे, वही घिसे पिटे स्टेप. पहला स्टेप ये कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखेंगे. तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इधर होगी, क्योंकि एक एलिमेंट हम ऊपर ले सकते हैं और एक नीचे. दोनों के कारण वर्टिकल कॉम्पोनेंट कैंसिल, बचेगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. यहां पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगी. ऊपर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होनी चाहिए, नीचे इस तरीके से. कैसे हम ये सोच पा रहे हैं आप समझ रहे होंगे. सिमेट्री से हम ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम ये काम ऑलरेडी कर ही चुके हैं. तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दी. जो दूसरा स्टेप है हमारा, दैट विल बी टेकिंग अ गॉसियन सरफेस. तो आप समझ ही रहे होंगे हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे यहाँ पे. तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया. दिस इज माय गॉसियन सरफेस. और द लास्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्लक्स निकालेंगे दो तरीके से और इसको इक्वेट करेंगे. तो फ्लक्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो क्यू इनक्लोज 0 हो गया. और दूसरे तरीके से हम फ्लक्स निकालेंगे तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो इट विल बी ई इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का एरिया लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. अब इन दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम हियर विल गेट ई इक्वल्स टू 0. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि एक हॉलो स्फीयर अगर हमारे पास है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके अंदर हर पॉइंट पे
उसके अंदर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, तो उसका ग्राफ हम यहां बनाना चाहते हैं। तो ग्राफ दो पार्ट में बनेगा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह होता है, दैट इज KQ/R²। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे तो ग्राफ 0 रहेगा, और फिर यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। ये जो सरफेस पे फील्ड की वैल्यू है दैट विल बी KQ/R²। तो ये हॉलो स्फीयर ग्राफ बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, और जो सॉलिड स्फीयर का हमने ग्राफ पहले देखा था वो भी बिल्कुल रटा होना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास दो हॉलो स्फीयर है, ये अंदर एक हॉलो स्फीयर, बाहर एक हॉलो स्फीयर। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है। कहा हमें ये करना है कि इस पॉइंट ए पे, एट दिस पॉइंट ए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है टोटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? कैसे निकालेंगे हम देखें। हमारा सोच सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल इस स्फीयर के कारण होगी और इस स्फीयर के कारण भी होगी। तो हम कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि हम इस स्फीयर के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इस स्फीयर के कारण भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इसके कारण KQ2/OA² प्लस इसके कारण KQ1/OA²। प्लीज नोट, इसमें जो डिस्टेंस है ये नीचे वाली वो स्फीयर के सेंटर से लेते हैं, जैसा हमने पहले भी बात किया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये बाहर इस वाले इस स्फीयर के कारण, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले स्फीयर के कारण। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम, दैट इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बी पॉइंट पे, जो कि यहां पे है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो व्हाट इज दैट? देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फिर से वो इस स्फीयर के कारण प्लस इस स्फीयर के कारण। इस स्फीयर के कारण बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है वो अंदर है, तो इस स्फीयर के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, प्लस इस स्फीयर के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट बाहर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ1/OB²। 0 is the electric field at B due to this sphere, and this is the electric field at B due to this sphere. So this is the total electric field, our answer. लास्ट पार्ट में हमें इस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C? C पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिर से उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। इसके कारण देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और इसके कारण कितनी है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इसके कारण अंदर वाले पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इसके कारण भी अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो दैट इज आवर आंसर। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत यूजफुल भी, जैसा कि आप आगे देखेंगे। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा सोचिए कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें से बीच का पार्ट आपने काट के निकाल दिया है, जो बचा हुआ पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड स्फेरिकल शेल। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके बीच में कोई पॉइंट है ये ए, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए? देखिए इसको कैसे किया जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। इस ग्रीन चीज को देखें आप, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो शेल है ये ऐसे ग्रीन हॉलो स्फीयर से बना है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे इनफाइनाइट ग्रीन हॉलो स्फीयर हैं जिनसे ये शेल बना है। अब यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस ग्रीन हॉलो स्फीयर के कारण प्लस ऐसे जितने भी हॉलो स्फीयर हम यहां पे इमेजिन करेंगे उन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका सम होगा। तो यहां पे जितने भी हॉलो स्फीयर हम इमेजिन करेंगे उन सब के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ए पॉइंट पे दैट विल बी सिंपली 0। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक सॉलिड स्फीयर है विथ स्फेरिकल कैविटी। सॉलिड स्फीयर था, इसमें स्फेरिकल कैविटी बना दी गई और इस पे चार्ज डेंसिटी है रो, यूनिफॉर्म। देयर इज सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड देयर इज सेंटर ऑफ द कैविटी। कैविटी के अंदर एक पॉइंट पी है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे और यहां से y डिस्टेंस पे, दोनों सेंटर के बीच डिस्टेंस a है। हमें इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है।
कैसे निकालेंगे? लेट्स हैव अ लुक। इस ज्योमेट्री को हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा सॉलिड स्फीयर है और ये छोटा सॉलिड स्फीयर है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो विल गेट दिस ज्योमेट्री। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो हम इस ज्योमेट्री को ऐसे सोचेंगे कि दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू ज्योमेट्रीज। हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि हम इस ज्योमेट्री के कारण पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इस ज्योमेट्री के कारण पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स डू दैट। तो इस ज्योमेट्री के कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E1 लिख रहे हैं एंड दैट विल बी रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक सॉलिड स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज अगर वो हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, हमने डिराइव किया था, वो ये लिख लिया। वैसे इस सॉलिड स्फीयर के कारण इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 लिखेंगे हम उसको एंड दैट विल बी रो वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन, ऐसा कुछ। और हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना उतना आसान नहीं है। क्यों? E1 की जो डायरेक्शन है, E1 की, वो जो है वो इधर है और E2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है, E2 यहां पे जो इस स्फीयर के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ऐसी है। तो E1 अलग डायरेक्शन में, E2 अलग डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर जब अलग डायरेक्शन में है तो उनको इस अभी सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करें? एक काम तो नहीं कर सकते, इसका कंपोनेंट करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका भी कंपोनेंट करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और फिर सब्ट्रैक्शन करें। बट दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, हालांकि किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि कंपोनेंट करने के लिए एंगल चाहिए, एंगल दिया हुआ नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा। सो हम यहां पे एक बेटर तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो कैसे। तो ये जो E है E1 उसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दें। इसका मतलब हुआ कि E1 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो x वेक्टर के लॉन्ग है। सही बात है बिल्कुल। वैसे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि E2 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो y वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसको मैंने x वेक्टर बोल लिया और इसको y वेक्टर। तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ गई इधर। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी रिटन एज E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ये आ जाएगा हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन x वेक्टर माइनस y वेक्टर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी हमें निकालनी है, x वेक्टर माइनस y वेक्टर। इस डायग्राम पे आप देखें, x वेक्टर जो है वो ये वेक्टर है, y वेक्टर ये वेक्टर है। तो अगर इसको हम a वेक्टर बोल दें और आपको थोड़ा सा वेक्टर याद हो, ना याद हो तो थोड़ा सा रिवाइज करें, तो वेक्टर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये x है वेक्टर है और ये y वेक्टर है। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो a वेक्टर होगा, a वेक्टर। So this will come out to be rho upon 3 epsilon into a vector, like this. This is our answer. Rho upon 3 epsilon into a vector. कुछ लोग इसको याद भी रख लेते हैं, इसको याद रखना बहुत आसान है। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन a वेक्टर, ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही है जैसा सॉलिड स्फीयर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, उससे मिलता जुलता है। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और डीपली एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे आप देखें। ये जो फॉर्मूला है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें एक्स और ये इंडिपेंडेंट आया एक्स और वाई है। इसका मतलब ये कि ये पी पॉइंट मैंने यहां लिया, अगर मैं यहां पर भी लूं पी पॉइंट, यहां पे भी लूं तो एक्स अलग हो जाएगा, वाई भी अलग हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसमें एक्स और वाई आया ही नहीं है। इसका मतलब मैं अगर इस कैविटी में डिफरेंट पॉइंट्स लूं तो एक्स और वाई अलग होंगे बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग नहीं होगी। इसका मतलब अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड कैविटी, क्योंकि ये जो आंसर है वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब इस कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के लॉन्ग है, ए वेक्टर के लॉन्ग। मतलब यहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लाइक दिस अलोंग ए वेक्टर। इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बोलेंगे कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
which is a very interesting and important conclusion.